So let me introduce that topic. और ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक बार हमें लगेगा कि ये हमें आता है, लेकिन जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि इसका रिजल्ट ऐसा क्यों आया। देखते हैं। Suppose in my Python program, if I write here print simple message hello, then hello, then I'm printing a variable x. After that, one more message that is y. Fine. So if I run this code, definitely you will get error. So definitely you will get error in this program, but you will see कि आपका जो आउटपुट है वो हेलो आएगा, देन एप्पल आएगा, उसके बाद एक्स वेरिएबल मेरे प्रोग्राम में नहीं है बट मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए हमारी एरर आएगी। उसके बाद आगे का कोड नहीं चलेगा। ठीक, तो हम लोग इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से जो इंटरप्रिटेशन निकालेंगे वो ये कि पाइथन के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन उस लाइन तक सही होता है जहाँ तक प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, और जिस लाइन पर प्रोग्राम में एरर होती है उस लाइन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद का कोड एग्जीक्यूट नहीं होता, जैसे कि एक्स वेरिएबल नहीं होने पर उस लाइन पर एरर आ गई और उसके बाद जो बाय मैसेज बचा था वो प्रिंट नहीं हुआ। इवन उसके आगे अगर 10,000 लाइन्स का कोड भी लिखा होता तो वो नहीं चलता। ऐसा हम लोग पाइथन के प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा बार सोचते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है, उसको लेकर भी एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपके सामने लिखता हूँ और आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए इस प्रोग्राम में मैंने हेलो, एप्पल और एक्स की जगह मैंगो प्रिंट कराया और मैंने इसमें एक एरर करी है। एरर ये है कि जो लास्ट स्टेटमेंट है इस प्रोग्राम का उसमें एक स्ट्रिंग मैसेज है, ओपन करा मैंने डबल कोट से, लेकिन मैं डबल कोट से मैंने उसको क्लोज नहीं करा। तो मुझे पता है कि ये एरर है और ये एरर मेरे प्रोग्राम के लास्ट लाइन पर है। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आउटपुट में हेलो तो आएगा, एप्पल आएगा, मैंगो आएगा, उसके बाद का कोड नहीं चलेगा, क्योंकि जिस लाइन पर एरर होती है उस लाइन से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाता है। आपका आउटपुट वो नहीं आएगा जो आप सोच रहे हैं। इस बार कोई भी आउटपुट नजर नहीं आएगा, ना हेलो आएगा ना एप्पल आएगा। इस बार आपको मैसेज मिल रहा है सिंटैक्स एरर। अब हमें यही समझना है कि हमारे प्रोग्राम में एरर होने पर दो बिहेवियर हमने अभी देखे। पहला बिहेवियर था कि जब तक कोड सही है तब तक एग्जीक्यूशन हो रहा है, और जहां पर कोड आपका एरर देता है उसके बाद से प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो जाता है। सेकंड बिहेवियर जो आपके सामने है, प्रोग्राम में एरर है तो पहली लाइन भी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है। अगर प्रोग्राम 10,000 लाइंस का है, लास्ट लाइन पर एरर है, तो जो रिमेनिंग हमारी लाइंस हैं वो भी नहीं चल रही हैं, इवन पहली लाइन का एग्जीक्यूशन भी नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन में जो एरर्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी की एरर को बोलते हैं सिंटैक्स एरर, दूसरी कैटेगरी की एरर को बोलते हैं एक्सेप्शन। अगर मेरे प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर होती है तो वो प्रोग्राम के चाहे लास्ट लाइन में हो, चाहे मिडिल में हो, चाहे स्टार्टिंग में हो,
प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता है। अगर मेरे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, उसके बाद मेरे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया जाता है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लाइन दैट यू हैव रिटन इन योर पाइथन फाइल। तो वो लाइन एग्जीक्यूट होती है। अगर उसका एग्जीक्यूशन सही हो जाता है तो फिर नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। अगर नेक्स्ट लाइन का एग्जीक्यूशन सही हो जाता है तो फिर तीसरी लाइन का एग्जीक्यूशन कराया जाएगा। तीसरी लाइन का एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ, एग्जीक्यूशन पर एरर आ गई, अब प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। यानी कि इंटरनली हमारे प्रोग्राम में दो फेसेस में एरर को डिटेक्ट किया जाता है। पहले फेज में सिंटैक्स एरर चेक करी जाती है और सिंटैक्स एरर पूरे प्रोग्राम को एक साथ स्कैन करके चेक करी जाती है। लाइन बाय लाइन सिंटैक्स एरर चेक नहीं करी जाती, पूरा प्रोग्राम एक साथ इंटरप्रेटर स्कैन करेगा। और अगर किसी भी लाइन पर एरर आ गई, चाहे वो लास्ट में है, चाहे बीच में है, चाहे शुरू में है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होता। फिर अगर कोई एरर नहीं आई है, फिर उसके बाद आपका लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन करते समय अगर किसी लाइन पर एरर आ गई तो फिर प्रोग्राम उस लाइन से बंद कर दिया जाएगा और अब तक जितना एग्जीक्यूशन हो गया है वो आपको आउटपुट में दिखाई दे चुका होगा। ठीक है, ऐसी एक्सेप्शन को बोलते हैं, ऐसी एरर को बोलते हैं एक्सेप्शन। अब ये पता कैसे चलेगा कि मेरे प्रोग्राम में ये जो मैंने गलती करी है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है? सिंटैक्स एरर कैटेगरी से बिलोंग करती है या एक्सेप्शन कैटेगरी से बिलोंग करती है? अगर हमारा वो सिंटैक्स एरर कैटेगरी से बिलोंग करती होगी तो मुझे पता लगेगा कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं। और अगर वो एक्सेप्शन कैटेगरी से बिलोंग करेगी तो मुझे ये पता लगेगा कि जहां तक सही होगा कोड वहां तक तो चली जाएगा। तो पाइथन ने कहा कि जब आपके कोड में कोई भी, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, एरर्स इन पाइथन, तो दो पार्ट में आप इसको डिवाइड कर लीजिए। पहली सिंटैक्स एरर और दूसरी एक्सेप्शन। सिंटैक्स एरर हमारे प्रोग्राम में तब आती है जब हमारे प्रोग्राम को लिखने के जो रूल्स हमें सिखाए गए हैं उन रूल्स को हम ब्रेक करते हैं या उन रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं, तो मतलब ब्रेक ही कर दिया हमने, तो वो क्या कहलाता है? सिंटैक्स एरर। किसी भी स्ट्रिंग को लिखने का रूल है कि अगर आप उसे डबल कोट से स्टार्ट करते हैं तो डबल कोट से ही क्लोज करेंगे, सिंगल कोट से स्टार्ट करते हैं तो सिंगल कोट से ही क्लोज करेंगे। किसी भी फंक्शन को कॉल करने का रूल है कि जब आप उस फंक्शन के पैरेंथेसिस ओपन करते हैं तो पैरेंथेसिस को क्लोज भी करेंगे। अगर आपने किसी फंक्शन को कॉल करते समय क्लोजिंग पैरेंथेसिस नहीं लगाया तो ये रूल के अगेंस्ट होते हैं, यानी कि सिंटैक्स एरर। अगर आप अपने प्रोग्राम में कोई भी लूप लगाते हैं और उस लूप का आप ब्लॉक बनाते हैं और आपने यहाँ लिख दिया प्रिंट ऑफ 5 और आप कह रहे हैं मैं सही हूँ, आप गलत हैं। क्योंकि जब भी कोई ब्लॉक बनता है, चाहे वो लूप का बने, चाहे इफ का बने, चाहे फंक्शन का बने, हमेशा इंडेंटेशन के साथ बनता है। और इंडेंटेशन देने का रूल है कि जिस कॉन्सेप्ट के लिए ब्लॉक बनाने जा रहे हैं उसके आगे कॉलॉन होना ही चाहिए, रूल है, होना ही चाहिए। नहीं लगाएंगे तो एरर आएगी, नहीं लगाएंगे। देखते हैं इनवैलिड सिंटैक्स। अगर आप एक ब्लॉक के अंदर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखते हैं तो रूल है कि उन सारे स्टेटमेंट का इंडेंटेशन सेम होना चाहिए और आप नहीं करते हैं ऐसे करके तो ये एरर है, क्योंकि ये रूल है कि ऐसा करना ही होगा, है ना। ये सिंटैक्स एरर का पार्ट माना जाए। अनएक्सपेक्टेड इंटेंट, सिंटैक्स एरर। ठीक है, तो जब भी हम अपने कोड को लिखते समय रूल्स को ब्रेक कर देते हैं, अब अगर मैं
रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूं, तो रिटर्न स्टेटमेंट फंक्शन में लिखना अलाउड है, लेकिन आप फंक्शन के बाहर लिखेंगे तो ये रूल आपने ब्रेक कर दिया। रिटर्न फंक्शन करता है, प्रोग्राम कुछ रिटर्न नहीं करता, फंक्शन से कुछ रिटर्न होता है। ठीक है, आपने कोई फंक्शन बनाया तो डेफ कीवर्ड यूज करना है, डेफ कीवर्ड के बाद फंक्शन का नाम लगाना है, आपने नाम ही नहीं लगाया, आपने ऐसे ही लिख दिया बस। फंक्शन का नाम क्या है, नहीं दिया, इनवैलिड सिंटैक्स। आई होप इतने सारे यूज केस मैंने बताए ब्रेन में समझ में आ गया होगा सिंटैक्स एरर क्या होगी। सिंटैक्स एरर का मतलब है किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए पाइथन ने रूल्स बनाए हैं, उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके जो एरर आएगी वो सिंटैक्स एरर कैटेगरी की आएगी। तो सिंटैक्स एरर कब आती है, if we do not follow writing Python statement। तो अगर हम रूल फॉलो नहीं करते हैं तो फिर हमारा क्या आएगा, सिंटैक्स एरर। एक्सेप्शन कब आती है, एक्सेप्शन का मतलब है कि आपने रूल फॉलो करे हैं, सिंटैक्टिकली आप सही हैं, लॉजिकली कोई एरर आपकी हो गई है, या रिसोर्स आपका कोई अवेलेबल नहीं है। तो जब आपका कोई लॉजिकल एरर आता है या कोई रिसोर्स ना मिलने की वजह से एरर आता है तो वो हमारा एक्सेप्शन कैटेगरी में चला जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं कल मैंने आपको यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड करने का प्रोग्राम लिखवाया, उस प्रोग्राम में आपने एक जगह पर वीडियो का यूआरएल मेंशन करना होता है, अब आपने वीडियो का यूआरएल गलत मेंशन कर दिया, तो इसमें पाइथन का सिंटैक्स तो गलत नहीं है ना। अब वीडियो का यूआरएल आप सही नहीं देंगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये क्या नहीं मिला, रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब उस यूआरएल पर वीडियो मिला ही नहीं। तो ये जो गलती होगी ये एक्सेप्शन कैटेगरी में आएगी। आपने यूआरएल सही दिया लेकिन आपके प्रोग्राम को चलने के लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए था, तभी तो डाउनलोड होगा वीडियो। अब आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो इसमें पाइथन की क्या गलती है, तो ये क्या है, रिसोर्स नहीं मिला। रिसोर्स मतलब इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिला। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और आपने ऐसा लूप लगा दिया है जो खत्म ही नहीं हो रहा है, और जितनी बार लूप इटरेट करता है एक अच्छी मेमोरी एलोकेट करा लेता है। अब एक टाइम ऐसा जरूर आ जाएगा कि मेमोरी शॉर्टेज पड़ जाएगी। अब मेमोरी नहीं है तो इसमें पाइथन के सिंटैक्स की क्या गलती है, आपकी रैम का साइज कम है तो इसमें पाइथन क्या कर लेगा भाई। तो ये क्या है, रिसोर्स नॉट फाउंड, मेमोरी रिलेटेड इशू, कनेक्शन, नेटवर्क कनेक्शन रिलेटेड इशू। आपने एक फाइल से डेटा रीड करना था, अब फाइल ही नहीं है तो फाइल नॉट फाउंड एरर आएगी। आपने मॉड्यूल इंपोर्ट करने का कोड लिखा, इंपोर्ट एक्स वाई जी, अब एक्स वाई जी नाम से मॉड्यूल ही नहीं है तो सिंटैक्स तो आपने सही लिखा है ना, मॉड्यूल नहीं है, दैट इज रिसोर्स नहीं है। तो जब कोई रिसोर्स नहीं होता है तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम पर एरर आती है, दैट इज एक्सेप्शन कैटेगरी की एरर आती है। ठीक है, तो पहला वजह क्या हो सकती है एक्सेप्शन आने की, रिसोर्स नॉट फाउंड या रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, रिसोर्स इज नॉट फाउंड। दूसरी वजह हो सकती है लॉजिकल एरर, आपके कोड में कोई लॉजिकल एरर। अब लॉजिकल एरर का मतलब कोई मैथमेटिकल एरर भी हो सकती है। जैसे अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी नंबर को जीरो से अगर मैं डिवाइड कर दूं, मान लो किसी भी नंबर को मैं यहाँ डिवाइड कर दूं जीरो से, तो मैथमेटिक्स कहती है इनफाइनाइट आएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहती हैं कि ये लॉजिकल एरर है। मतलब अगर ऐसा कभी
एग्जीक्यूशन टाइम पर इंटरप्रेटर को मिल गया, तो वो क्या दे देगा, एक्सेप्शन देगा। सिंटैक्स सही है, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जा सकता है, सिंटैक्स सही है, लेकिन जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसकी वजह से एक लॉजिकल एरर बन जाएगी, और वो एरर क्या बनेगी हमारी, जीरो डिवीजन एरर। और आपका प्रोग्राम जहां तक सही था वहां तक सही चला, उसके बाद का टर्मिनेशन होगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसे बोलेंगे हम एक्सेप्शन। सिंटैक्स एरर के आने पर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं होता है। एक्सेप्शन जब तक नहीं आती है तब तक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है। अब कुछ कॉमनली यूज्ड एक्सेप्शंस की हम लोग बात करते हैं। कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं जो हम डे टू डे प्रोग्रामिंग में एनकाउंटर करेंगे ताकि हम उनसे डील कर पाए। सिंटैक्स एरर से डील करने के लिए हमें सिंटैक्स ही सीखने पड़ेंगे और कोई रास्ता नहीं है। एक्सेप्शन से डील करने का एक तरीका हमें सिखाया जा रहा है, क्योंकि सिंटैक्टिकली तो आप सही हैं, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसमें ना तो प्रोग्रामर की गलती है ना पाइथन की गलती है, ये तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया। तो हमारे प्रोग्राम पर एनवायरमेंटल फैक्टर का असर आएगा तो वो एक्सेप्शन ही देकर जाएगा, इसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। तो पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनती थी वो इतना नहीं सोचती थी, उनका कहना है कि आपने सही लिखा है, प्रोग्राम सही है, एनवायरमेंटल फैक्टर है, इंटरनेट नहीं है, या यूआरएल गलत है, या फाइल नहीं है, तो कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, लेकिन बाद में जो लैंग्वेजेस बनी जैसे पाइथन, जावा, डॉट नेट, इन्होंने ये फोकस करा कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन निकाला जाए, और इन्होंने एक टॉपिक रखा एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब है कि आप एक्सेप्शन से डील कर सकते हैं। प्रोग्राम को इस तरह से बनाएंगे कि अगर उसमें कोई लॉजिक एरर आती है या रिसोर्स ना मिलने की वजह से कोई एक्सेप्शन आती है, तो प्रोग्राम का जो एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है उसको अवॉइड किया जा सकता है। कैसे किया जाएगा, वो हर लैंग्वेज हमें सिखाती है कि ऐसे करके कोड बनाइएगा, तो फिर आपका जो एक्सेप्शन है वो डील हो जाएगी, डील मतलब हैंडल हो जाएगी अगर आती है। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉमनली यूज्ड एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं जो हम डे टू डे कोडिंग में जनरली देखेंगे। तो मान लीजिए पहली तो आपने अभी देखी, फिर दिखा देते हैं। किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करना, जीरो डिवीजन है। ठीक है, कोई मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करा और उस मॉड्यूल का अवेलेबल ना होना, मॉड्यूल नॉट फाउंड है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर दो लाइनें लिख देता हूँ। कोई आपसे अगर पूछता है व्हाट इज एक्सेप्शन, आप एग्जाम्पल तो दे सकते हैं कि जो हमारा लॉजिकल एरर है उसको एक्सेप्शन कहते हैं, या रिसोर्स ना मिलने की वजह से जो एरर आती है उसको एक्सेप्शन कहते हैं। तो कोई आपसे पूछता है कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस चीज़ को क्या इसको डिफाइन किया जा सकता है या सिर्फ एग्जाम्पल से ही समझाया जा सकता है? डिफाइन किया जा सकता है। एक्सेप्शन एक अनवांटेड कंडीशन की तरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक्सेप्शन एक अनवांटेड कंडीशन है। हम क्यों चाहेंगे कि रिसोर्स ना मिले, हम तो चाहेंगे रिसोर्स मिलना चाहिए, है ना। तो एक्सेप्शन को एक अनवांटेड कंडीशन माना गया जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हमारे आती है, और उसके आ जाने से प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सेप्शन की डेफिनेशन में लिख सकते हैं। एक्सेप्शन is an unwanted condition that occurs during execution of
program and occurrence of exception terminates abnormally। यानी कि एक्सेप्शन एक ऐसी अनवांटेड कंडीशन है जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम आती है और उसके आ जाने से प्रोग्राम का टर्मिनेशन एबनॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल टर्मिनेशन क्या होता है? अगर मेरे प्रोग्राम में n स्टेटमेंट्स लिखे हैं और मेरा प्रोग्राम वो सारे n स्टेटमेंट्स के बाद टर्मिनेट होता है तो उसे बोलते हैं नॉर्मल टर्मिनेशन। एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब होता है कि आपके प्रोग्राम में कोई एक्सेप्शन आ गई और क्या हो गया, एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो गया प्रोग्राम। ठीक है, और उसके आने से क्या हुआ, आगे के स्टेटमेंट जहां पर एक्सेप्शन आई थी वो एग्जीक्यूट हमारे नहीं होंगे। तो जब प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो गया तो आगे के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एबनॉर्मल टर्मिनेशन। अगर इसको ग्राफिकली किसी को दिखाना हो तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि ये आपका इंटरप्रेटर होता है और ये आपका पाइथन का प्रोग्राम होता है जो आप रन कराने के लिए इंटरप्रेटर को सबमिट करें। तो जब आपका प्रोग्राम इंटरप्रेटर के पास जाता है तो सबसे पहले इसकी मुलाकात होती है इंटरप्रेटर के कंपोनेंट से जिसका नाम होता है कंपाइलर। यानी कि इंटरनली इंटरप्रेटर के अंदर कंपाइलर होता है और इसका काम होता है सिंटैक्स एरर चेक करना। कंपाइलर क्या करता है, सिंटैक्स एरर को चेक करता है। अगर आपके कोड में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कंपाइलर काम है सिंटैक्स एरर को चेक करना। अगर कोई सिंटैक्स एरर है तो ये आपको सिंटैक्स एरर दे देगा। इफ एनी, अब प्रोग्राम खत्म, यानी कि इंटरप्रेटर बंद हो गया, अब इंटरप्रेटर आगे चले गए। लेकिन अगर कोई एरर नहीं है तो अगला फेज किया जाता है। अगला फेज क्या होता है, कंपाइलर क्या करता है, आपके कोड को स्कैन करके अगर इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं होती है तो एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है और उस इंटरमीडिएट कोड को हम लोग फैंसी टर्म में कहते हैं बाइट कोड। तो इंटरनली एक बाइट कोड जनरेट होगा और उस बाइट कोड के अंदर कुछ हमारा इनक्रिप्टेड इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इनक्रिप्टेड मैंने इसलिए बोला क्योंकि अगर ये बाइट कोड आप जाने देखने जाएंगे तो इसमें वो नहीं लिखा है जो आप पढ़ पाएं और इसमें वो भी नहीं लिखा है जो सीपीयू पढ़ पाएगा। तो ये इंटरमीडिएट कोड है, ना तो ह्यूमन रीडेबल होता है ये और ना ही मशीन रीडेबल होता है। इस बाइट कोड को फिर एक और इंटरप्रेटर के अंदर कंपोनेंट होता है, उसको पास किया जाता है जिसका नाम होता है हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसको शॉर्ट में आप पीबीएम के नाम से भी जान सकते हैं। जो लोग जावा जानते हैं वो जेवीएम की तरह समझ सकते हैं इसको। और ये जो कंपोनेंट है हमारा पीवीएम कंपोनेंट, ये कंपोनेंट क्या कहता है, मेरा काम है इस बाइट कोड को लाइन बाय लाइन पढ़ना और उसका मशीन कोड बनाना और मशीन कोड बनाकर किसको पास कर देना, सीपीयू को पास कर देना। तो आगे ये कोड पहुंचा सीपीयू के पास, तब जाके हमारा आउटपुट आता है। तो यहाँ पर क्या बनता है, आपका मशीन कोड तैयार होता है, लाइन बाय लाइन आपका मशीन कोड जाता है। अगर पीवीएम ने जिस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड बनाकर एग्जीक्यूट कराया उस स्टेटमेंट में कोई एरर आ गई तो सीपीयू उस एरर का नोटिफिकेशन किसको देता है, पीवीएम को देता है कि पीवीएम आपने मुझे एक लाइन दी थी जिसका मशीन कोड ये दिया था, उसको जब मैं चला रहा हूं तो वहां पर एक रिसोर्स चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो ये सीपीयू नोटिफिकेशन देता है पीवीएम के लिए
फिर पीवीएम उस नोटिफिकेशन को एक्सेप्शन बनाकर हमें दिखा देता है कि भाई आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन है, और उसके बाद फिर हमारा इंटरप्रेटर टर्मिनेट हो जाता है। आगे के स्टेटमेंट जो रह गए मशीन कोड में कन्वर्ट होने से वो सब नहीं होंगे, और यहाँ पर आ गई एक्सेप्शन। तो इस तरह से हमारा जो इंटरप्रेटर है उसके अंदर की कहानी क्या होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आउटर लेवल पर हमें सब कुछ इंटरप्रेटर ही लगता है कि जो भी है वो इंटरप्रेटर है। अंदर जाएंगे तो इंटरप्रेटर के अंदर कंपाइलर भी होता है, इंटरप्रेटर के अंदर पीवीएम होता है। कंपाइलर का काम होता है हमारे लिखे कोड को कंपाइल करना, सिंटैक्स एरर चेक करना, अगर कोई सिंटैक्स एरर नहीं है तो फिर उसका बाइट कोड बना देना। इस बाइट कोड का लाइन बाय लाइन मशीन कोड बनेगा, बाइट कोड लाइन बाय लाइन नहीं बनता। कंपाइलर पूरी पाइथन फाइल को एक साथ स्कैन करता है और सारे कोड का इकट्ठा बाइट कोड एक बनेगा, नहीं तो फिर जितनी लाइन उतनी बाइट कोड फाइल बनेंगी। मान लो मेरे प्रोग्राम में 10,000 लाइन है और आप कंपाइलर से ये कहें कि कंपाइलर लाइन बाय लाइन बाइट कोड बनाना, तो उन सारे बाइट कोड को 10,000 फाइल में सेव करना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता कहीं भी। ठीक है, चलो अब जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर जो हमारा होता है वो वाली एरर है, और जो सिंटैक्स एरर है वो यहाँ पर जो होता है वो वाली हमारी एरर है। इसलिए जब आपसे कोई पूछता है जिसको ये सब नहीं पता, और आपसे कोई पूछे कि पाइथन में दो तरह की एरर होती हैं, सिंटैक्स एरर और एक्सेप्शन, बताओ पहले कौन सी चेक होती है, तो आप भी सीधे आंसर दे देना कि पहले सिंटैक्स एरर चेक होती है। अगर वो जानता है ये सारी बातें तो आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों पहले सिंटैक्स एरर चेक होती है, क्यों पहले एक्सेप्शन चेक नहीं होती है ना। लेकिन ध्यान रखना है कि सामने वाले को ये सारी चीजें पहले आनी ही चाहिए। फिलहाल अब बात करते हैं कॉमनली यूज्ड एक्सेप्शंस की। तो अगर हम कॉमनली यूज्ड एक्सेप्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारी आती है इंडेक्स एरर। मतलब सबसे पहले कोई प्रायोरिटी नहीं है, मतलब कुछ भी लिख दो, इंडेक्स एरर। अब जब आप ये कहते हैं कि एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है इंडेक्स एरर, तो इंडेक्स एरर लिखना है तो कैसे ही लिख दें, ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, जैसे मन आता है वैसे लिख दें। तो देखो लिखने के लिए कैसे भी लिख दो, लेकिन जब प्रोग्रामेटिकली लिखेंगे तो जितनी भी एक्सेप्शंस हैं उन सब का इनिशियल लेटर कैपिटल करा गया। अगर किसी एक्सेप्शन के नाम में दो वर्ड आते हैं जैसे इंडेक्स एरर, तो दो वर्ड प्रोनाउंसिएशन में आते हैं इंडेक्स एरर, तो हर वर्ड का इनिशियल लेटर कैपिटल है। तो ध्यान रखेंगे जितनी भी एक्सेप्शंस हैं ये पाइथन के अंदर क्लासेस हैं, और इनके नेम्स का ये स्टैंडर्ड है कि इनके नेम्स में जितने भी वर्ड्स आते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा और कहीं कोई स्पेस नहीं होगा। जैसे अभी मैं आपको एक एक्सेप्शन दिखा रहा था, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, तो इतनी बड़ी एक क्लास का नाम है पाइथन के लाइब्रेरी के अंदर, बीच में कहीं कोई स्पेस नहीं, जब लिखोगे तो आपको इसी स्टैंडर्ड से लिखना है। कब आती है इंडेक्स एरर हमारे प्रोग्राम में, जब आपने कोई भी लिस्ट, टपल, इस तरह का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है जहां पर इंडेक्सिंग होती है, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, एरे हो गया, और आप यूज करते हैं एल ऑफ जीरो, तो ये सही है, जीरो इंडेक्स पर 10 मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ लिखते हैं मान लीजिए जीरो की जगह 5, तो फिफ्थ इंडेक्स पर तो कुछ नहीं मिलेगा, रिसोर्स नहीं है, फिफ्थ इंडेक्स पर कुछ भी नहीं है। जब नहीं है मतलब ये एक्सेप्शन कौन सी है, इंडेक्स एरर। ठीक है, तो इंडेक्स एरर कब आती है, जब आप इनवैलिड इंडेक्स का यूज करते हैं। दूसरी एरर अभी आपने देखी, फिर देख लेते हैं एक बार। मैंने इंपोर्ट करा जिसका नाम कर दिया ABCD, इस नाम से कोई मॉड्यूल ही नहीं है पाइथन में, तो कौन सी आई, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। इसका तो कोई एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है, देख कर ही समझ में आ रहा है। ठीक है,
तीसरी, मान लीजिए आप यूजर से एक नंबर इनपुट करा रहे हैं और उस नंबर को इंटीजर में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, इनपुट करा के आप उसे कन्वर्ट करते हैं इंटीजर में, ठीक है। अब यूजर ने अगर रन टाइम पर इंटीजर दे दिया तब तो ठीक है, और अगर यूजर ने रन टाइम पर इंटीजर नहीं दिया तो प्रोग्राम में बन जाएगी आपकी एक्सेप्शन। एंटर नंबर, मैंने वो लिखा जिसका इंटीजर बन जाएगा, सब सही है। मैंने इनपुट वो दिया जिसका इंटीजर बनेगा ही नहीं, क्या आ गई एक्सेप्शन। कौन सी आएगी, वैल्यू। तो वैल्यू एरर कब आती है, जब टाइप कन्वर्जन आपका सही नहीं होता। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनवैलिड कन्वर्जन। इसी तरह से मान लीजिए मेरे पास डिक्शनरी है कोई, इस डिक्शनरी के अंदर कोई की है मेरे पास ए जिसकी वैल्यू है एप्पल, एक की है बी की वैल्यू है बॉल। अब अगर मैं इस डिक्शनरी से इंडेक्स ऑपरेटर लगाकर ये पूछूं ए की पर वैल्यू क्या है, तो मुझे बताया जाएगा कि इस ए की पर इस डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है वो एप्पल है। और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कैपिटल ए, तो कैपिटल ए नाम से तो कोई की नहीं है, रिसोर्स नॉट फाउंड वाली सिचुएशन आ गई। तो ये हमारी की एरर आ सकती है जब आप इनवैलिड की का यूज करते हैं डिक्शनरी के। इसी तरह से जीरो डिवीजन एरर आ सकती है। अगर आप लिखते हैं यहाँ पर किसी भी नंबर का डिवीजन जीरो से, जीरो डिवीजन, तो इस तरह से ये सब क्या है, ये सब पाइथन के अंदर एक्सेप्शंस कही जाती है, नंबर डिवाइडेड बाई जीरो। तो इस तरह से और भी होंगी, मशीन लर्निंग में अपनी अलग हैं। जब आप वेबसाइट बनाएंगे पाइथन से तो वहाँ पर अलग आएंगी। तो हर डोमेन में डोमेन स्पेसिफिक एक्सेप्शंस आपको बहुत सारी नज़र मिलेंगे। पेज नॉट फाउंड, अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो कॉमनली यूज्ड एक्सेप्शन है, पेज नहीं मिल रहा। चलिए, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है एक्सेप्शन क्या है, वो समझ में आ गया। डे टू डे प्रोग्रामिंग में जो एक्सेप्शंस हमारे सामने हम आती हैं देखते हैं वो हमने कुछ डिस्कस कर ली। अब इसको हैंडल कैसे करें, इसको सही कैसे करें, तो टॉपिक का नाम होगा हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये जो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये हमें क्या सिखाएगा, प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका बताएगा कि आप अपने प्रोग्राम को इस तरीके से लिखिए कि आपकी अगर एक्सेप्शन आए तो उसको हैंडल कर लिया जाए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं इज अ टेक्निक टू हैंडल अवॉइड abnormal program termination ड्यू टू एक्सेप्शन। चलो वो तो पता ही है abnormal termination क्यों हुआ। So it is a technique to avoid abnormal program termination। अब इस टेक्निक को कैसे कोड में कन्वर्ट किया जाए, तो कोड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हमें पाइथन ने कीवर्ड्स दिए जिन कीवर्ड्स का हम यूज़ करेंगे। तो ट्राई कीवर्ड है, एक्सेप्ट कीवर्ड है,
फाइनली कीवर्ड है, और एक है रेज कीवर्ड। वर्ड्स टू इम्प्लीमेंट एक्सेप्शन हैंडलिंग, शॉर्ट में लिख दिया EH। तो हमें ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो पढ़ने होंगे। ट्राई कीवर्ड, एक्सेप्ट कीवर्ड, फाइनली कीवर्ड, रेज कीवर्ड, जिनको हम यहाँ पर हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसकी बात करते एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, कृति सर का ये वीडियो ऑन है, उनको ऑफ करने बोल दीजिए एक बार। हैं इसका। कृति। कीर्तित अपना उसमें जाओ, ऑप्शन में उसमें एक ऑप्शन आएगा हाइड वीडियो पैनल, उसको आप हाइड कर दीजिए। आप अपने से कर लीजिए, सबके पास जो ऑप्शन आता है वहाँ से आप हाइड वीडियो पैनल कर सकते हैं। फाइन। तो अब कैसे इसको कोड में कन्वर्ट किया जाएगा उसको देखते हैं। तो मैं एक प्रोग्राम लेके चलता हूँ और उस प्रोग्राम पर हम लोग कोशिश करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, तो क्या प्रोग्राम है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए मैंने इस प्रोग्राम में एक प्रिंट मैसेज लगाया, यहाँ लिख दिया जस्ट मैंने प्रिंट के बाद हेलो, लास्ट मैसेज मैंने दिखा जिसके लिख दिया मैंने बाय। अब इस हेलो और बाय के बीच में मैं कोई अपना एक मीनिंगफुल कोड बनाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, suppose I'm having a list 10 with elements 10, 20, 30, 40, और मुझे क्या करना है, यूजर से एक इनपुट लेना है, और वो इनपुट क्या होगा, एक इंडेक्स होगा, और जो भी यूजर इंडेक्स देगा उस इंडेक्स पर इस लिस्ट में क्या एलिमेंट है ये मैं बताऊंगा। तो बस इस काम को करने के लिए मैं प्रोग्राम लिखा, तो मैंने यूजर से इंडेक्स रीड किया, और मैं यूजर से कह रहा हूँ कि यूजर आपको जो इंडेक्स देना है वो 0 से 3 के बीच में देना है, क्योंकि मेरे पास लिस्ट में जो एलिमेंट है वो 4 है। 0 पर ये है, 1 पर ये है, 2 पर ये है, 3 पर ये है। अब यूज़र ने जो भी इंडेक्स दिया वो स्ट्रिंग में पहले पढ़ा जाएगा इनपुट फंक्शन से, फिर इंट फंक्शन उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, फिर मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लेगा, और फिर इस वेरिएबल के थ्रू मैं इस लिस्ट की जो पोजीशन है इंडेक्स वाली वहाँ पर जाकर एलिमेंट को प्रिंट करूँगा। तो मैं लिख दिया यहाँ पर एलिमेंट जो भी है हमारा एल ऑफ इंडेक्स। ये प्रोग्राम सिंटैक्टिकली परफेक्ट है, इसको मैं चलाऊंगा तो कोई इसमें सिंटैक्स एरर नहीं आएगी, और इसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए कि एंटर इंडेक्स 0 to 3, अगर इस प्रोग्राम को मैं 100 लोगों के सामने रन करवाता हूँ और उन 100 लोगों से एक एक करके कहता हूँ कि इंडेक्स पास करो, तो 99% चांस है कि जो भी यूज़र पास करेगा वो 0 और 3 के बीच में पास करेगा। तो 2 मैंने लिखा, सेकंड पोजीशन पर 30 है, एलिमेंट आ गया 30। अब इस प्रोग्राम को मैंने फिर रन कराया और एंटर इंडेक्स, इस बार मान लो किसी ने 0 दे दिया। अब होता क्या है कि 100 में से कोई एक या कोई दो ऐसा भी यूज़र हो सकता है जो अपना दिमाग थोड़ा ज़्यादा लगा दे। उससे हम कह रहे हैं 0 से 3 के बीच में इंटीजर देना है, उसने नहीं सुनी हमारी, उसने क्या दे दिया, 5 दे दिया। अब आप उसको फोर्स तो नहीं कर पाएंगे, आप उससे बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उसको सजेशन दे सकते हैं कि भाई 0 से 3 में दीजिए। वो नहीं मानता आपका सजेशन, आपकी रिक्वेस्ट नहीं मानता है, तो ये जो 5 है, इस 5 को इनपुट फंक्शन रीड कर लेगा, मना थोड़ी करेगा रीड करने से। फिर इंटीजर फंक्शन इसका इंटीजर भी बना देगा, और इस वेरिएबल में 5 आ भी जाएगा। जब ये लाइन का एग्जीक्यूशन करेगा इंटरप्रेटर, तो एल ऑफ 5, अब एल ऑफ 5 पर क्या बन जाएगी हमारी एक्सेप्शन, क्योंकि फिफ्थ इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
अब प्रोग्राम में क्या आ जाएगी हमारी, इस लाइन पे एक्सेप्शन आ जाएगी, प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अगर हम एक्सेप्शन को अब समझें तो बहुत जल्दी लिटरल वे में समझ में आ जाता है। एक्सेप्शनली किसी ने ऐसा इनपुट दे दिया, एक्सेप्शनली, जनरली ऐसे इनपुट यूजर से नहीं आएंगे। अगर हम उससे कह रहे हैं भाई ये चीज लिखो, तो जनरली वो ऐसा ही करेगा, हम मान के चल रहे हैं। एक्सेप्शनली किसी ने ऐसा कर दिया, अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है, जो कभी कभार होते हैं, हमेशा नहीं होते। एक्सेप्शनली यूजर ने ऐसा इनपुट दे दिया, एक्सेप्शनली इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, एक्सेप्शनली आपने जो लिखा उस वीडियो का यूआरएल कल तक सही था और आज ही यूट्यूब ने उस वीडियो को हटा लिया है। तो ऐसा तो नहीं है ना, यूट्यूब हर वीडियो को डेली हटा रहा है। एक्सेप्शनली उसने वही वीडियो हटा लिया जो वीडियो का यूआरएल मैंने अपने कोड में लिखा हुआ था। तो ये तो बहुत रेयर केस हो गया। तो एक्सेप्शन मतलब रेयर सिचुएशंस जो होती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पर हो रहा है। तो उनके आने से क्या हो रहा है, प्रोग्राम का टर्मिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। एक और अटेम्प्ट करते हैं। सिंटैक्टिकली प्रोग्राम इज करेक्ट। अगर यूजर ने इंडेक्स की जगह अपना नाम लिख दिया सोनू, इनपुट फंक्शन सोनू को रीड करेगा एज ए स्ट्रिंग। फिर उसके बाद इंटीजर फंक्शन इस सोनू का इंटीजर नहीं बना पाएगा। तो इस बार लाइन नंबर 3 पर ही एक्सेप्शन आ जाएगी, वैल्यू एरर, टाइप कन्वर्जन ही नहीं हो पाएगा। देखो, वैल्यू एरर, इंट फंक्शन काम ही नहीं कर पाएगा, उसके आगे का कोड चला ही नहीं होगा। तो प्रोग्राम तो सही लिखा है सिंटैक्टिकली, अब तो ये लॉजिकली प्रॉब्लम आ रही है हमारे प्रोग्राम में, है ना। तो इस तरह से इस प्रोग्राम को अब मुझे सही करना है। यूजर कुछ भी देता रहे, मेरा प्रोग्राम लास्ट तक चलना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिनके एग्जीक्यूशन से एक्सेप्शन आ सकती है। स्टेटमेंट ये वाला, इससे हमारी एक्सेप्शन आ सकती है, इससे हमारी एक्सेप्शन आ सकती है, इससे जो एक्सेप्शन आएगी डेट इज वैल्यू एरर, इससे जो एक्सेप्शन आएगी डेट इज इंडेक्स एरर। हर वो स्टेटमेंट जिनसे एक्सेप्शन आ सकती है उनको एक ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है। ट्राई ब्लॉक बनाएंगे, ट्राई कीवर्ड इंडेंटेड ब्लॉक बनेगा, और इन दोनों स्टेटमेंट को मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया। ट्राई ब्लॉक के साथ हमें एक दूसरा ब्लॉक भी बनाना होता है, रूल है, सिंटैक्स है, अगर नहीं बनाएंगे तो एरर आ जाएगी। वो क्या है, या तो आप बनाएंगे एक्सेप्ट ब्लॉक या बनाएंगे आप फाइनली ब्लॉक। तो अभी हम एक्सेप्ट ब्लॉक की बात करते हैं। तो ट्राई ब्लॉक के पैरेलल में नेस्टेड नहीं, क्या बनाएंगे, एक्सेप्ट ब्लॉक। और एक्सेप्ट ब्लॉक को हम ये बताएंगे कि एक्सेप्ट ब्लॉक आप किस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे, यानी कि जो एक्सेप्ट ब्लॉक है इसको ही हम हैंडलर कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक को हम बताएंगे कि आप इंडेक्स एरर को हैंडल करेंगे, और एक्सेप्ट ब्लॉक का भी अपना एक इंडेंटेड ब्लॉक होगा। और एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखे स्टेटमेंट्स जो भी आप लिखने वाले हैं अभी, वो सिर्फ और सिर्फ तब ही चलेंगे जब आपके ट्राई ब्लॉक में इंडेक्स एरर आई है। अगर आपके ट्राई ब्लॉक में इंडेक्स एरर नहीं आई है तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखें इसमें अब, तो सजेस्ट तो ये किया जाता है कि अल्टरनेट स्टेटमेंट हम एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखेंगे। अल्टरनेट का मतलब, ट्राई ब्लॉक से आप क्या चाह रहे थे, हमने कहा यूजर से एक इंडेक्स चाह रहे थे और उस इंडेक्स पर हम लिस्ट का एलिमेंट प्रिंट करेंगे। तो इस कोड का अल्टरनेट कोड एक्सेप्ट ब्लॉक में लिख दो। यूजर ने इंडेक्स मांगा, सही नहीं दिया, प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करना है तो अपनी तरफ से एक इंडेक्स अज्यूम करके आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से इंडेक्स की वैल्यू 0, लेकिन ये तब मान रहे हैं जब यूजर से हमने मांगा, उसने सही नहीं दिया, प्रोग्राम को मैं आगे बढ़ाऊंगा, और अगर मैं इंडेक्स की वैल्यू ना डिसाइड करूं और आगे के प्रोग्राम में इंडेक्स का इस्तेमाल हो रहा है तो फिर क्या होगा। इसीलिए आगे प्रोग्राम का कंटिन्यूशन तभी होगा जब आप
यूजर की उस वैल्यू का एक अल्टरनेट वैल्यू बताकर चलेंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि भाई इंडेक्स की वैल्यू जो आएगी वो हमारी 0 आएगी। ठीक है, अब यहां पर हमने क्या करा, एलिमेंट की वैल्यू जो भी है जस्ट अभी हमने प्रिंट कर दी। इसका मतलब है या तो ट्राई ब्लॉक चलेगा या एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। तो अभी आप समझ सकते हैं इफ एल्स की तरह हो गया, या तो इफ चलेगा या एल्स चलेगा। इफ के स्टेटमेंट सही है तो वही चल जाएगा, अदरवाइज अगर ट्राई में कोई एक्सेप्शन आ गई, कौन सी वाली आ गई, कोई नहीं, कौन सी वाली आनी चाहिए, इंडेक्स एरर वाली आनी चाहिए, तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक चलेगा। इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं और यहां पर अगर सब कुछ सही है, मान लो यूजर ने जो इनपुट दिया वो 0 दिया, तो 0 आने से ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो अल्टरनेट कोड नहीं चलेगा, वो अल्टरनेट है, यानी एक्सेप्ट ब्लॉक के स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। और प्रोग्राम कहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा, एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद से जो स्टेटमेंट्स हैं उनका नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा, सब कुछ नॉर्मल ही होगा। यहाँ पर एब नॉर्मल तो कुछ हुआ ही नहीं। एलिमेंट 10 बाय, यानी कि एक्सेप्ट ब्लॉक आपका नहीं चला। ठीक है, यूजर ने 0 इनपुट दे दी। अब मान लो यूजर ने इनपुट दिया 100, अब 100 इनपुट पर इंडेक्स एरर आएगी। इंडेक्स एरर आते ही एक्सेप्ट ब्लॉक को एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और एक्सेप्ट ब्लॉक से इंडेक्स की अल्टरनेट वैल्यू आ जाएगी और कोड फिर आगे एग्जीक्यूट हो जाएगा। चल कर आ गया। अब जब ये आउटपुट आप दिखाएंगे तो एज ए प्रोग्रामर आप सही हैं, लेकिन यूजर के नज़र से आप सोचोगे तो वो थोड़ा सरप्राइज हो जाएगा कि मैंने जो इंडेक्स दिया था वो इंडेक्स मैंने दिया भी नहीं है सही, तो इन्होंने अपनी तरफ से 10 कैसे दिखा दिया, क्या लॉजिक से प्रोग्राम ने आउटपुट 10 दिखाया। तो आपको पता है, आपको मतलब प्रोग्रामर को पता है कि हमने इंडेक्स की अल्टरनेट वैल्यू 0 यूज कर ली है, ये बात यूजर तक भी पहुंचानी चाहिए। ठीक है, कि यूजर आपने इनपुट गलत दिया था, प्रोग्राम को हमें आगे एग्जीक्यूशन में रखना था, तो अल्टरनेट वैल्यू तो हम अपनी तरफ से लेकर चल रहे हैं और वो वैल्यू है 0, इसलिए आपका आगे का आउटपुट जो आएगा वो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही आएगा। तो ये बात यूजर को बता देनी चाहिए, तो हम ये बात यहाँ पर बता दें, प्रिंट मैसेज लगा कर वैलिड इनपुट यूजिंग 0 एज अल्टरनेट इंडेक्स, कुछ भी लिख लो। अब यूजर को पता रहेगा कि भाई उसने क्या किया, उसने ये इंडेक्स दिया, ये गलत इंडेक्स है, इनवैलिड इनपुट यूजिंग 0 एज अल्टरनेट इंडेक्स। और अगर यूजर सही इनपुट देगा तो जो वो इनपुट दे रहा है उसके हिसाब से आउटपुट आपका आ जाएगा। अब इस प्रोग्राम में जो चैलेंज है वो ये कि ये ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक हमारा मिलकर हमारे ट्राई ब्लॉक की इंडेक्स एरर जो आ रही है उस कैटेगरी के एक्सेप्शन को ही हैंडल कर पाएगा। अगर मेरे प्रोग्राम में यानी मेरे ट्राई ब्लॉक में ये वाली एक्सेप्शन आ गई जो कि वैल्यू एरर है, मेरा एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा, क्योंकि एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ किस एक्सेप्शन को डील करने के लिए, इंडेक्स एरर एक्सेप्शन को डील करने के लिए। अब क्या होगा, एबनॉर्मल टर्मिनेशन होगा। हम चाहते हैं कि हमारा ट्राई ब्लॉक की दोनों एक्सेप्शन जो आ रही हैं उनको डील किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि इंडेक्स एरर हटाकर हम वैल्यू एरर को डील करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर लिखना होगा, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर इसको फाइल में जाकर सेव एज करते हैं और एक्सेप्ट ब्लॉक एक और डिफाइन करेंगे, यानी कि एक ट्राई ब्लॉक में हम जितने चाहें, एक ट्राई ब्लॉक के जितने चाहें उतने एक्सेप्ट ब्लॉक हम डिफाइन कर सकते हैं। और इस बार जो दूसरा एक्सेप्ट ब्लॉक आएगा वो हमारा
वैल्यू एरर को रिप्रेजेंट करेगा। अब जो वैल्यू एरर आ रही है, इस वैल्यू एरर के लिए आप अल्टरनेट वैल्यू कुछ और देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इंडेक्स की वैल्यू माइनस, तो ये लिख दिया इनवैलिड, इनपुट की जगह आप मैसेज भी बता दीजिए इनवैलिड इंडेक्स, और यहाँ लिख दीजिए इनवैलिड इंटीजर, क्योंकि ये तभी आएगी जब आपका यूजर इनपुट इंटीजर नहीं है, इनवैलिड इंटीजर, तो यूजिंग -1 एज अल्टरनेट। अब देखो प्रोग्राम रन कराते हैं, तो यहाँ पर अगर हम एंटर इंडेक्स मान लो ये करते हैं, तो इंडेक्स एरर का एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा और इंडेक्स की 0 वैल्यू मानकर कोड आगे बढ़ेगा। अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं और इसमें वैल्यू एरर की एक्सेप्शन आती है, तो वैल्यू एरर एक्सेप्शन हैंडल करेगा, प्रोग्राम आगे कंटिन्यू हो जाएगा। और अगर प्रोग्राम में सब कुछ सही है तो फिर कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चले, ट्राई के बाद आगे के स्टेटमेंट चलेंगे जो एक्सेप्ट ब्लॉक के बाद के नॉर्मल कोड चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे ट्राई ब्लॉक में 5 डिफरेंट टाइप की एक्सेप्शन आ रही हैं, पांचों को मैं हैंडल करना चाहता हूं, तो मुझे एक ट्राई ब्लॉक के 5 एक्सेप्ट ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी है और इसका एक डाउन साइड भी है। पॉजिटिव साइड क्या है कि आप पांचों एक्सेप्शन को अलग अलग अल्टरनेट वैल्यू के अकॉर्डिंग हैंडल कर सकते हैं। नेगेटिव साइड क्या है, आपको बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा, 5 एक्सेप्ट ब्लॉक बनाने पड़ेंगे। स्पेशली तब आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा जब आपकी रिक्वायरमेंट में ये लिखा हो कि एक्सेप्शन कोई सी आए, सबको सेम अल्टरनेट कोड ही देना है, चाहे वो इंडेक्स एरर आए, चाहे वैल्यू एरर आए, चाहे 0 डिवीजन एरर आए, कोई भी एक्सेप्शन आए, हमेशा एक ही तरह से ही हैंडल करना है। फिर आपको लगेगा यार 5 एक्सेप्ट ब्लॉक लगाऊंगा, पांचों के अंदर सेम ही कोड लिखना है मुझे, तो कोई ऐसा तरीका नहीं है कि एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक एक से ज्यादा एक्सेप्शन को हैंडल कर ले। और ऐसा हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम वो सारी एक्सेप्शन एक ही तरह से ही हैंडल करना चाहते हैं, तो हम बार बार डुप्लीकेट कोड क्यों लिखें। तो आप ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हम टपल का यूज करेंगे। कैसे करेंगे टपल का यूज, एक ही एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएंगे और इस एक्सेप्ट ब्लॉक में जितनी एक्सेप्शन आप हैंडल करना चाहते हैं, यहाँ पे टपल लगाकर आप उन सब के नाम लिख सकते हैं, जितने चाहें उतनी आप लिख सकते हैं, जितनी चाहें उतनी आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हर बार क्या होगा, इनवैलिड इंडेक्स की जगह लिख दो इनवैलिड इनपुट। अब या तो ये एक्सेप्ट ब्लॉक चल रहा है आपका इंडेक्स एरर के लिए, या ये चल रहा है आपका वैल्यू एरर, दोनों के लिए हमारा ये अब काम करेगा। तो कोड मेरा थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया, और जो मेरा पर्पस है एबनॉर्मल टर्मिनेशन को अवॉइड करना, वो भी पूरा हो रहा है। दोनों बार 0। पर सर इसमें इंडेक्स वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना दोनों के लिए? हाँ, तो हमारी चेंज नहीं हो सकती है? नहीं, अगर डिफरेंट करनी है तो 2 एक्सेप्ट ब्लॉक लगाने पड़ेंगे। तो ये तभी यूज करना है जब आप इस बात पर एग्री हैं कि जितने भी एक्सेप्शंस हैं उनको एक ही तरह से डील करेंगे, तभी आपकी अप्रोच ये वाली काम की है, अदरवाइज तो आपको अलग अलग ही लगाना है। ठीक, अब एक नई सिचुएशन हमारे सामने आ सकती है। वो सिचुएशन ये कि मान लो ट्राई ब्लॉक में जो स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं, अभी ये स्टेटमेंट इस तरह के हैं कि इनको हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट किस तरह के हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा मशीन लर्निंग का कोड लिख रहे हैं आप, या वेबसाइट बनाने का जेंगो का कोड या फ्लास्क का कोड लिख रहे हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड है और आप देखकर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह की एक्सेप्शन आ सकती है, तो आप हैंडल भी करना चाहते हैं। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसमें ये सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो गई कि कौन सी एक्सेप्शन है, क्योंकि जो एक्सेप्शन आ रही है उसी का नाम तो लिखना है एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर,
और अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जा रही है कि मुझे खुद आइडिया नहीं लग रहा है कि एक्सेप्शन इसमें कौन सी आ सकती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आ सकती है ना, तो अब उस सिचुएशन को डील करने के लिए पाइथन ने कहा फिर एक काम करो, आप कुछ लिखिए, बस इतना ही छोड़ दीजिए। और इस तरह के एक्सेप्ट ब्लॉक को बोलते हैं डिफॉल्ट एक्सेप्ट। डिफॉल्ट एक्सेप्ट का कहना है कि अब आपके ट्राई ब्लॉक में जितनी एक्सेप्शन आएंगी वो सारी एक्सेप्शन मैं डील कर लूंगा, कोई सी भी आए सब डील हो जाएंगी, है ना। तो ये बेटर हो गया, लेकिन देखो ये कॉलेज लाइफ में बेटर है, लेकिन अगर मैं अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखूं तो ये अवॉइड करते हैं, क्योंकि इसका नुकसान ये है कि जितनी एक्सेप्शन आएंगे सब एक ही तरह से डील होंगी और ऐसी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। ज़्यादा बार रिक्वायरमेंट यही होती है कि हम एक्सेप्शन कौन सी है उसके हिसाब से उसका अल्टरनेट देके चल रहे हैं, तो आपको अलग अलग एक्सेप्ट लगाने ही होते हैं अगर हम एक अच्छा कोड बना जा रहे हैं। चलिए फिलहाल ये भी सही है, गलत नहीं है। तो एंटर इंडेक्स आपने दे दिया, फिर भी ये चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट एक्सेप्ट, इस तरह के एक्सेप्ट को बोलते हैं यहाँ पर डिफॉल्ट। अब जब आप डिफॉल्ट एक्सेप्ट को पढ़ लेते हैं तो आप एक और क्वेश्चन है जो अपने ब्रेन में ला सकते हैं, वो ये कि क्या होगा अगर मैं अपने प्रोग्राम में एक ट्राई के 2 एक्सेप्ट लगा दूं। अभी पढ़ा है अलाउड, आप ऐसा कर सकते हैं। क्या होगा दूसरा वाला इंडेक्स एरर, और यहां पर मैं इसको -1 से हैंडल करना चाह रहा हूं मान लीजिए, तो अगर मेरे प्रोग्राम में वैल्यू एरर आएगी फिर तो यही चलेगा, लेकिन अगर मेरे ट्राई ब्लॉक में इंडेक्स एरर आ गई तो दोनों तैयार है चलने को, ये बोलेगा मैं चलूंगा, ये बोलेगा मैं चलूंगा, तो फिर इंटरप्रेटर कैसे डिसाइड करेगा कौन चलेगा, ये चलेगा या ये चलेगा। तो यहाँ पर एक रूल है और एक कॉन्सेप्ट है। पहले रूल की बात करते हैं। रूल यह है कि डिफॉल्ट एक्सेप्ट के साथ अगर आप कोई और एक्सेप्ट भी यूज करते हैं तो डिफॉल्ट एक्सेप्ट सबसे लास्ट एक्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद कोई और एक्सेप्ट नहीं आना चाहिए। तो पहले तो आपने रूल को ब्रेक कर दिया तो ये सिंटैक्स एरर ही आ जाएगी कि ये डिफॉल्ट एक्सेप्ट लास्ट में लगाओ, डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी लास्ट। चलो मान लेते हैं, रूल है मानना ही पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं कोई हमारे पास। अब सिंटैक्टिकली सही है मेरा कोड, अब आता है कॉन्सेप्ट कि अब अगर मेरे प्रोग्राम में इंडेक्स एरर आती है तो ये भी तैयार है हैंडल करने के लिए, ये भी तैयार है हैंडल करने के लिए। इन दोनों में से किसको मौका मिलेगा या दोनों को ही रन कराया जाएगा। तो कभी भी एक एक्सेप्शन को 2 एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल नहीं करते, एक ही चलेगा, दूसरा कभी नहीं चलेगा। अब अगर एक से ज्यादा एप्लीकेबल हैं तो ऑर्डर डिसाइड करेगा ट्राई के बाद किस ऑर्डर में वो लिखे गए, जो पहले आएगा ऑर्डर में वो पहले चलेगा। तो पहले कौन आया, इंडेक्स एरर वाला, तो पहले इसको मौका मिलेगा, अगर ये हैंडल कर सकता है तो फिर यही चलेगा, फिर ये नहीं चलेगा। अगर ये हैंडल नहीं कर सकता है तो फिर दूसरे वाले को मौका मिलेगा। तो इस तरह से इंडेक्स एरर आएगी तो ये चलेगा, ठीक है, -1 के साथ हम डील कर रहे हैं। और अगर इंडेक्स एरर के अलावा कोई और आई तो फिर हमारा एक्सेप्ट डिफॉल्ट वाला हैंडल कर लेगा। चलो तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, कैसे एक ट्राई के अंदर एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकते हैं, ये हो गया। अब एक क्वेश्चन
बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ही आसान है, लेकिन सिखाकर काफ़ी कुछ जाएगा। मैंने अपने प्रोग्राम में यहाँ लिख दिया प्रिंट 5/0। नीतीश रंजन, बताइए ये जो प्रिंट 5/0 है, इसको कौन सा एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करेगा? इंडेक्स एरर वाला या डिफॉल्ट वाला? सर इसको डिफॉल्ट वाला ऐड करेगा। डिफॉल्ट वाला हैंडल करेगा। कितने लोगों को ये बात सही लगती है, जो कि लग भी रही है, दिख भी रही है? तो जो हमें सीखना है, जो मैंने आपसे कहा था कि बात छोटी होगी लेकिन सिखाकर बहुत कुछ जाएगी, प्रोग्राम में एबनॉर्मल टर्मिनेशन हो जाएगा, ना ये चलेगा ना ये चलेगा। ठीक है, पहले मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। जीरो डिवीजन एरर प्रोग्राम करना। अब आप बोलेंगे आपका डिफॉल्ट एक्सेप्ट चला नहीं, अभी तो आप कह रहे थे ये हमेशा चलेगा। सीखना है, एक्सेप्ट ब्लॉक तभी चलता है जब उसके ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट हुई है, ना कि पूरे प्रोग्राम में कहीं भी जनरेट हुई है। सोचो, अगर एक्सेप्ट ब्लॉक पूरे प्रोग्राम के किसी स्टेटमेंट की एक्सेप्शन के लिए चलाना ही होता तो ट्राई ब्लॉक की जरूरत ही क्या है फिर? इसका काम है मार्किंग करना कि वो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जिनके चलने पर एक्सेप्शन आए तो हम एक्सेप्ट ब्लॉक को चलाएंगे। उनकी मार्किंग करने के लिए हम ट्राई ब्लॉक का यूज करते हैं। ये स्टेटमेंट ट्राई ब्लॉक के बाहर लेता है, इसीलिए कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक इसको हैंडल नहीं करेगा। ठीक है, तो एक्सेप्ट ब्लॉक प्रोग्राम की एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करता है। देखो, आउटर लेवल पर ये सब बातें सही लगती हैं, लेकिन जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जो आप बोलते हैं स्टेटमेंट, वो अगर सही बोला जाए तो ज़्यादा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है सामने वाले के ऊपर। तो क्या बोलना चाहिए हमें? एक्सेप्ट ब्लॉक ट्राई ब्लॉक के स्टेटमेंट्स की एक्सेप्शन को हैंडल करता है, ना कि प्रोग्राम के किसी भी स्टेटमेंट के एक्सेप्शन को हैंडल करता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे ट्राई एक्सेप्ट के साथ एक अगला कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है फाइनली ब्लॉक। जब ये कैसे काम करता है इसके प्रिंट सिंपल एक मैसेज लिखा दी मैंने, दिस इज फाइनल। ये भी कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है, लेकिन सिखाकर ये भी बहुत कुछ जाएगा। तो फाइनली ब्लॉक का कहना यह है कि आपके प्रोग्राम का टर्मिनेशन नॉर्मल रहो या एबनॉर्मल हो, प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए या नहीं आए, एक्सेप्ट ब्लॉक चले या नहीं चले, मैं जरूर चलूँ। तो फाइनली ब्लॉक का कहना यह है कि मुझे एग्जीक्यूशन का मौका जरूर दिया जाता है, भले ही आपके प्रोग्राम में सिचुएशन कोई सी भी हो। देखते हैं क्या फाइनली ब्लॉक की बात सही है। तो पहली सिचुएशन, मेरे प्रोग्राम में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल इज वेल। तो इसका फ्लो क्या होगा? ट्राई ब्लॉक के स्टेटमेंट चलेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा। जब एक्सेप्शन है ही नहीं तो एक्सेप्ट ब्लॉक नहीं चलेगा। उसके बाद फाइनली ब्लॉक चलेगा, और फाइनली ब्लॉक में जितने भी स्टेटमेंट हैं उनका एग्जीक्यूशन किया जाएगा। उसके बाद आगे के कोड का एग्जीक्यूशन होगा, प्रिंट बाय भी आएगा। दूसरी सिचुएशन, प्रोग्राम को मैंने रन कराया, इंडेक्स एरर आ गई। इंडेक्स एरर आ गई, एक्सेप्ट ब्लॉक ने इसको हैंडल कर लिया। एक्सेप्ट ब्लॉक हैंडल करने के बाद इंटरप्रेटर फाइनली ब्लॉक को चलाएगा। अब फाइनली ब्लॉक के बाद का प्रोग्राम चलेगा या नहीं चलेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका एक्सेप्शन हैंडल हो गई। हमने कहा इंडेक्स एरर हैंडल कर गया, वो चल गया मतलब हैंडल हो गया। ठीक है, तो यानी कि फाइनली ब्लॉक अभी भी चलेगा और आगे का प्रोग्राम भी चलेगा। दिस इज फाइनली, आगे का प्रोग्राम। तीसरी सिचुएशन देखते हैं,
जो हमें कुछ सिखा कर जाएगी। मेरे प्रोग्राम में वैल्यू एरर आनी है और इस वैल्यू एरर को मेरा एक्सेट ब्लॉक जो मैंने यूज़ किया है वो हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंडेक्स एरर के लिए बनाया गया है। अब ये जो वैल्यू एरर आएगी, इसकी वजह से प्रोग्राम का एबनॉर्मल टर्मिनेशन गारंटेड है, होगा ही होगा, जो आपका कोड लिखा है उसके अकॉर्डिंग। फाइनली ब्लॉक क्या कहता है, मेरा चलेगा, जो मेरे स्टेटमेंट है पहले वो चलेंगे, उसके बाद एबनॉर्मल टर्मिनेशन। दूसरी तरफ से बोले तो इंटरप्रेटर फाइनली ब्लॉक को एग्जीक्यूट कराएगा, उसके बाद एबनॉर्मल टर्मिनेशन करेगा। यानी कि फाइनली ब्लॉक किसी भी सिचुएशन में चलने के लिए तैयार है। एक्सेप्शन आए नहीं आए, हैंडल हो जाए नहीं हो जाए, ये हमारा हर सिचुएशन में चलने को तैयार है। अब जब हम ये सुनते हैं कि फाइनली ब्लॉक हर तरह की सिचुएशन में चलने के लिए तैयार है, तो हम पाइथन की टीम जिन्होंने पाइथन को बनाया उनसे ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिर आपने ट्राई ब्लॉक क्यों बनाया, आपने एक्सेप्ट ब्लॉक क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं करा आपने कि सिर्फ फाइनली ब्लॉक ही बना देते, अब तक तो टॉपिक भी खत्म हो गया होता 15 मिनट में। कि भाई प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए तो सारे स्टेटमेंट को उठा के क्या लिख दो, फाइनली ब्लॉक में लिख दो। और मैं तो क्या करूँगा, 10,000 लाइन का प्रोग्राम भी अगर लिखूंगा तो लाइन नंबर 1 पे फाइनली ब्लॉक बनाऊंगा और आखिरी लाइन पर फाइनली ब्लॉक को क्लोज करूंगा, प्रोग्राम मेरा सेफ हो गया। तो हम जो समझ पा रहे हैं अपनी जगह सही है, और जो पाइथन हमें सिखाना चाह रहा है वो भी अपनी जगह सही है। बीच में एक गैप आ गया कि जो हमें बताया गया और जो हमने देखा वो एक जैसा नहीं है। फाइनली ब्लॉक का कहना यह है कि मेरा एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितने स्टेटमेंट मेरे अंदर लिखे हैं उनका एग्जीक्यूशन भी गारंटेड है। गारंटी ये है कि मुझे मौका मिलेगा चलने का। गारंटी ये नहीं है कि मेरे अंदर जो स्टेटमेंट लिखे हैं वो चलेंगे ही चलेंगे, भले ही वो कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर दिस इज फाइनली के बाद ये लिख दूं 10 डिवाइड बाई 0, तो फाइनली ब्लॉक के अंदर कौन सी एक्सेप्शन आ गई, 0 डिवीजन एरर। फाइनली ब्लॉक खत्म, उसके आगे कोड अब नहीं चलेगा, भले ही सब सही था फिर भी नहीं चलेगा। सब कुछ सही है, देखो यूजर ने सब कुछ सही दिया है, लेकिन फाइनली ब्लॉक की वजह से प्रोग्राम बंद हो गया। तो ये मत सोचिए कि लाइन नंबर 1 पर लगाएंगे फाइनली ब्लॉक और लाइन नंबर लास्ट पर बस बंद कर देंगे इसको, नहीं। फाइनली ब्लॉक के एग्जीक्यूशन में जिस लाइन पर एक्सेप्शन आ गई उस लाइन से फाइनली ब्लॉक भी बंद हो जाएगा। सिंटैक्टिकली अकेला फाइनली ब्लॉक नहीं आता, फाइनली ब्लॉक को यूज करने के लिए ट्राई ब्लॉक का होना जरूरी है। अगर ट्राई ब्लॉक नहीं होगा तो ना तो आप एक्सेप्ट ब्लॉक लगा सकते हैं इंडिविजुअली, ना इंडिविजुअली फाइनली ब्लॉक आएगा। अब आती है बात कि फिर इसको इंडस्ट्री में किस तरह की सिचुएशन पे किया जाता है यूज, क्योंकि अभी तक तो हम जो समझ रहे थे वो तो फेल हो गया। तो अगर मैं फाइनली ब्लॉक को समझना चाहता हूँ रियल टाइम सिनेरियो के साथ कि कहाँ पर किस तरह की सिचुएशन में फाइनली ब्लॉक का यूज किया जाए, तो उसका सिंगल स्टेटमेंट का आंसर है। सिंगल स्टेटमेंट का आंसर ये है कि अगर आपने ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई रिसोर्स ओपन किया है, उस रिसोर्स को क्लोज करने का कोड आपको कहाँ लिखना चाहिए, फाइनली ब्लॉक में लिखना चाहिए। अब ये बात समझने के लिए मुझे एक एग्जांपल लेना होगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी क्या मैंने बोलने की कोशिश की। मान लीजिए आप किसी क्लाउड सर्वर के रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं, ठीक है। क्लाउड सर्वर पर कोई एक ऐसा यहाँ पर सॉफ्टवेयर है जो बहुत महंगा है और आपको उसे बस कुछ समय के लिए यूज करना है। तो आपने एक क्लाउड के साथ कनेक्शन बनाकर रेंट पर ले लिया, यानी कि सॉफ्टवेयर रेंट पे मिल जाते हैं। भाई क्लाउड का मतलब ही यही है, रेंट पर काम करना, सॉफ्टवेयर को रेंट पर लेना, ठीक है। तो आपने क्या करा, AWS एज़्योर या किसी से भी क्या करा, पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वेस्ट करी। और जनरली जब आप क्लाउड सर्वर के किसी रिसोर्स का यूज़ करते हैं तो वो चार्जेबल होता है एक टाइम के बाद। तो मान लीजिए आपका जो चार्ज है वो है 100 रुपये पर आवर, जस्ट फॉर अजम्पशंस, कि अगर आप 1 घंटे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन
करते हैं और क्लाउड के उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चार्ज 100 रुपये घंटे के हिसाब से लगेगा। ठीक है, आपने क्या करा, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखा है जिससे आप क्या करते हैं, क्लाउड सर्वर के साथ कनेक्शन बना लेते हैं और जैसे ही आपका कनेक्शन बन जाता है आपका मीटर शुरू हो जाता है, 100 रुपये घंटे का आपका जो बिल है वो आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब आप किसी क्लाउड सर्वर पे अकाउंट बनाते हैं तो वो आपसे पहले अकाउंट की इन्फॉर्मेशन ले लेगा एडवांस में। और बहुत से क्लाउड वाले तो ये कहते हैं क्रेडिट कार्ड ही चाहिए, डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, और बहुत से कहते हैं भाई इंटरनेशनल कार्ड चाहिए, तो वो अलग अलग सिनेरियो, हम उसकी डिस्कशन नहीं करते। अब जब आप इस क्लाउड सर्वर का यूज कर लें तो आपको क्या करना है, कनेक्शन को क्लोज करना है। अगर कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ, ये बना कनेक्शन, अगर कनेक्शन क्लोज नहीं हुआ तो ये जो मीटर है ना ये घूमता रहेगा और आपका बिल बनता रहेगा 100 रुपये घंटे के हिसाब से। तो आप क्लोज करने का भी तो कोई कोड होगा, जब कनेक्शन बनाने का कोड है तो कनेक्शन क्लोज करने का भी कोड होगा। उसे कहाँ लिखना चाहोगे, कुछ भी हो जाए ये जरूर क्लोज होना चाहिए, भले ही कुछ चले ना चले ये जरूर होना चाहिए। तो यहाँ मनी आ गई, मनी इन्वॉल्वमेंट हो गया, और हम चाहेंगे कि ये स्टेटमेंट जरूर चलना चाहिए, प्रोग्राम में एक्सेप्शन आए नहीं आए कुछ भी हो जाए, ऐसा ना हो प्रोग्राम बंद हो जाए और मेरा कनेक्शन यहाँ पे बना रहे और यहाँ से मेरा बिल बनता रहे। तो वो स्टेटमेंट कहाँ लिखोगे आप, फाइनली ब्लॉक के अंदर, कि भाई कुछ भी हो जाए अब हमारा कनेक्शन तो क्लोज हो ही जाएगा। तो इस तरह के काम को इम्प्लीमेंट करने के लिए फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप बोलेंगे जरूरी है कि मैं इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यूज करूं अपने प्रोग्राम में, हमने कहा नहीं बिल्कुल जरूरी नहीं है, तभी तो ये ऑप्शनल है फाइनली ब्लॉक, नहीं तो हम पहले प्रोग्राम से नहीं पढ़ रहे होते ऐसे कि ट्राई लगाओ, एक्सेप्ट लगाओ, फाइन लगाओ, नहीं, ऑप्शनल है। अगर आपने ऐसा कुछ किया है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई ऐसा रिसोर्स ओपन किया है जो बहुत कॉस्टली रिसोर्स है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ लाइक मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ एग्जीक्यूशन, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मनी ही है, यहाँ पर वो रिसोर्स किसी भी तरह से आपके प्रोग्राम को इफेक्ट कर सकता है ना, मेमोरी के अकॉर्डिंग अफेक्ट कर सकता है, एग्जीक्यूशन स्लो कर सकता है, अगर बना रह गया तो हो सकता है मनी के अकॉर्डिंग कुछ कर पाए। तो मैं चाहूंगा जरूर वो हमारा रिसोर्स फ्री होना चाहिए प्रोग्राम से, या वो रिसोर्स हमारा क्लीन होना चाहिए, या रिसोर्स हमारा क्लोज होना चाहिए। तो इस तरह के रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए फाइनली ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा पर्पज नहीं है। तो फाइनली ब्लॉक 99.99 एक्सेप्शंस हर जगह होती हैं, 99.99% एक्सेप्शन ट्राई फाइनली ब्लॉक का यूज जो होता है वो रिसोर्स जो आपने ट्राई ब्लॉक में ऑक्युपाई करे थे उन रिसोर्सेज को फ्री करने के लिए किया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट हैं उनसे एक्सेप्शन नहीं आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है, यानी कि एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर भी आप फर्दर ट्राई एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फाइनली ब्लॉक के अंदर भी ट्राई एक्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नेस्टेड इफ एल्स होता है इसी तरह से नेस्टेड ट्राई एक्सेप्ट फाइनली भी हो सकता है। किसी के अंदर भी ट्राई के अंदर ट्राई एक्सेप्ट फाइनली आ सकता है, एक्सेप्ट के अंदर भी ट्राई एक्सेप्ट फाइनली आ सकता है, और फाइनली के अंदर भी आ सकता है। अब सर इसी प्रोग्राम को क्या हम इस तरह से बना सकते हैं कि हम अपनी तरफ से अल्टरनेट वैल्यू ना मानकर यूजर से ही पूछेंगे, यूजर आपने गलत दिया था दोबारा दो, अगर यूजर दोबारा गलत दे दे तो फिर से बोलो कि यूजर गलत दे दिया, तीसरी बार दो, चौथी बार दो, पांचवी बार दो। तो दो बातें हैं, या तो एटीएम के पिन की तरह 3 बार ले लो, उसके बाद बंद कर दो प्रोग्राम, मैक्सिमम अटेम्प्ट खत्म, अब दोबारा आना आधा घंटे बाद, या इनफाइनाइटली जब तक यूजर सही ना दे दे उससे पूछते ही रहो। तो दोनों के लिए ही मुझे लूपिंग का यूज करना होगा। तो मैं इनफाइनाइट वाला बना देता हूँ कि जब तक यूजर सही इनपुट खुद नहीं देगा तब तक मेरा प्रोग्राम यूजर से पूछता ही रहेगा, और जब वो सही दे देगा फिर प्रोग्राम मेरा आगे बढ़ जाएगा। कैसे बनाए इस चीज के लिए, तो यहाँ पर हमने क्या करा, इस लिस्ट को बनाया और फाइनली को यहाँ से फिलहाल हटा देते, इसकी कोई जरूरत नहीं है फाइनली की। और यहाँ पर
डिफॉल्ट वाला लगा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब ये जो कोड है इतना, इस कोड को मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ बार बार, तो इसको मैं एक इनफाइनाइट लूप में रन कर दूँ। इनफाइनाइट लूप जब भी लगाना हो तो उसका एक आसान तरीका है, व्हाइल लूप डाल दो, ट्राई और ये कोड इतना इसके अंदर डाल दो। अब सोचिए, पहली बार लूप चला, यूजर ने इनपुट दिया, अगर वो सही है, ना तो यहाँ कोई एरर बनी ना यहाँ पर कोई एरर बनी, तो हम क्यों चाहेंगे दोबारा इटरेशन हो। तो लूप को बंद कर दो। कब? अगर ये लाइन भी सही है, ये लाइन भी सही है, तो तीसरी लाइन कोई ऐसी लिख दो जिससे लूप बंद हो जाए। अगर मान लो इस लाइन पर एक्सेप्शन है या इस लाइन पर एक्सेप्शन है, तो इमीडिएटली कंट्रोल एक्सेप्ट ब्लॉक में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर इस लाइन पर एक्सेप्शन होगी तो यहां से ही कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में। अगर यहां पर एक्सेप्शन आएगी तो यहां से कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा एक्सेप्ट ब्लॉक में। अगर एक्सेप्शन आई है तो एक्सेप्ट ब्लॉक चला होगा। और यहां लिख दिया प्रिंट इनवैलिड इनपुट, और हमारा लूप क्या होगा? इनफाइनाइट वाला ही अपने आप चलेगा। तो अगर यहां तक हमारा एग्जीक्यूशन आया है, लूप बंद हो जाएगा, और यहां तक आने का मतलब है सब कुछ सही है। और अगर यहां तक नहीं आया है तो हम चाहते हैं बार बार चलता रहे। अब देखो क्या होगा, इनवैलिड इनपुट, ट्राई अगेन। अब सही दे दिया। ठीक, लास्ट प्रोग्राम एक्सेप्शन हैंडलिंग का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा हमारा। लास्ट प्रोग्राम जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसका अपोजिट है। एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, यूजर से मैंने एक एज इनपुट कराई, और यहाँ पर यूजर से मैंने कहा यूजर एंटर एज, और जो भी एज यूजर की आएगी उस एज में मैं +5 करूँगा, और यूजर को बताऊंगा कि यूजर आपने जो एज एंटर करी है आफ्टर 5 ईयर्स जो आपकी एज है वो ये होगी। जब इस प्रोग्राम को रन करा गया, एंटर एज मैंने 20 लिखी, आफ्टर 5 ईयर्स 25 ईयर्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोबारा प्रोग्राम को जब रन कराया, एंटर एज मैंने -2 लिखी, मैथमेटिकली इसका आंसर 3 आएगा। अब यहाँ पर दो बातें हैं, मैथमेटिक्स सही है, कॉन्सेप्ट गलत है। क्या आपने कोई इस अर्थ पर ऐसा इंसान देखा है जिसकी एज -2 होती हो? क्या एज कभी किसी की नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। पाइथन से पूछा गया, पाइथन इंटरप्रेटर, आपको ये बात नहीं पता एज नेगेटिव नहीं होती? आपको ये पता है कि इंडेक्स कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है? आपको ये पता है डिक्शनरी में कौन सी की सही है कौन सी गलत है? आपको ये भी पता है कि इंटीजर जब कन्वर्ट होता है तो कौन कौन हो सकता है कौन कौन नहीं हो सकता? क्या आपको ये नहीं पता कि एज नेगेटिव नहीं होती? पाइथन ने मना कर दिया, नहीं हमें नहीं पता एज क्या होती है, हमारे तो एक वेरिएबल है, आप इसका नाम आई रख दो, जे रख दो, ए रख दो, बी रख दो, हमारे लिए तो ये एक इंटीजर वेरिएबल है, और इंटीजर वेरिएबल में नेगेटिव वैल्यू भी अलाउड है, पॉजिटिव वैल्यू भी अलाउड है। तो यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम पाइथन से कह रहे हैं कि एक्सेप्शन लाइए और बंद कर दीजिए प्रोग्राम, क्योंकि हमें चलाना ही नहीं है, क्योंकि एज कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, कॉन्सेप्ट ही गलत है। हम जब तक सही एज नहीं आएगी प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो इस बार रिक्वायरमेंट मेरी ये नहीं है कि एक्सेप्शन आ रही है मुझे हैंडल करनी है, इस बार मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सेप्शन आ क्यों नहीं रही है, मैं चाहता हूँ आए एक्सेप्शन, बंद हो जाए प्रोग्राम, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही सही नहीं है। तो अब ऐसी ढेरों सिचुएशन होंगी, जो मैंने एज की सिचुएशन डिस्कस करी, इस तरह की ढेरों सिचुएशन हो सकती हैं प्रोग्राम लिखते समय, जहां पर आप चाहेंगे कि अगर ऐसा हो जाए तो प्रोग्राम में एक्सेप्शन आने चाहिए और प्रोग्राम बंद हो जाए। मैं नहीं चाहूंगा प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, ठीक है? तो ऐसी हर सिचुएशन पर इंटरप्रेटर आपका साथ नहीं देगा। इंटरप्रेटर सिर्फ उन सिचुएशंस पर एक्सेप्शन लाता है जो को पहले ही सिखा दी गई है, ठीक है? तो ऐसी कंडीशंस जो आपकी हैं उनके पर
आप एक्सेप्शन लाना चाहते हैं तो उसके लिए एक कीवर्ड दिया गया जिसका नाम है रेज। रेज माने जनरेट करना, रेज करना। क्या रेज करना चाहते हो? एक्सेप्शन। तो रेज कीवर्ड लगाकर आप उस एक्सेप्शन का नाम बताइए जिसको आप रेज करना चाहते हैं। मान लीजिए वैल्यू एरर लिख दिया, वैल्यू एरर, और यहाँ ब्रैकेट लगाकर आप चाहें तो मैसेज पास कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं तो ऑप्शनल है। आप लिख दीजिए यहाँ पर नेगेटिव एज। अब आप देखो, जब आप इसे रन कराएंगे और आपने एंटर एज की वैल्यू 20 लिख दी, तो इस लाइन के बाद यही लाइन चलेगी, तो आपका तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। सब कुछ सही है फिर भी तो मुझे एक्सेप्शन जनरेट करनी है, लेकिन हमेशा नहीं करनी है प्रोग्राम में। पहले चेक तो कर लो कि एज नेगेटिव है या नहीं। तो इफ एल्स लगा के इफ एज इज लेस देन 0 तो हम एक्सेप्शन रेज करेंगे, नहीं तो नहीं। एज की वैल्यू 3 है, आफ्टर 5 ईयर एज की वैल्यू 8 हो जाएगी। इसको रन करते हैं, एज की वैल्यू -2 है, तो प्रोग्राम में एक्सेप्शन आ गई, प्रोग्राम हो गया बंद। अब आप इसको डील करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो इस टॉपिक का जो पर्पस था रेस का, वो ये नहीं था कि हैंडल कैसे करते हैं। इसका पर्पस होता है कि अगर एक्सेप्शन नहीं आ रही है और आपको चाहिए तो कैसे लाते हैं, रेस कीवर्ड के थ्रू ला सकते हैं। वो सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है आप यहाँ लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक। मंडे को हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, और जब आप मंडे को नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे तो आप सब लोग अपने लैपटॉप पर एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड और इंस्टॉल करके आएंगे जिसका नाम होगा एनाकोंडा। एनाकोंडा की वेबसाइट है, ये मैं आपको लिंक कॉपी करके जूम चैट में शेयर कर रहा हूँ। आगे की कोडिंग हम जो भी करेंगे वो एनाकोंडा पे करेंगे। सिक्सटी 4 बिट विंडोज वाले ये कॉपी करके लाएंगे, जूम चैट में मैंने शेयर कर दिया है। और जिनका 32 बिट का लैपटॉप है वो इस वाले लिंक को कॉपी करके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास मंडे को जब होगी तो आपके लैपटॉप में एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाना चाहिए। मैं इंस्टॉलेशन के बाद एनाकोंडा यूज़ कैसे करते हैं, वो है क्या, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग अलग है। मैक वाले यहाँ से डाउनलोड कर लें, लिनक्स वाले यहाँ से डाउनलोड कर लें, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वाइंड अप करते हैं क्लास के लिए, मंडे को मिलेंगे।